हरियाणा में प्रथम चरण की एचसीएस की परीक्षा करवाई जा रही है। आपको बता दें, इसके लिए बड़े ही सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो कड़े देखने को मिल रहे हैं। दो पाली में ये परीक्षा हो रही है। एक पाली सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है, दूसरी पाली शाम को होगी। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसी गाइडलाइंस इस परीक्षा को लेकर जारी की गई है परीक्षार्थियों के लिए भी, और साथ ही आसपास पुलिस के नाके भी देखने को मिल रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स को शाम को 6 बजे तक बंद किया गया है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से हरियाणा सिविल सर्विसेज के पहले चरण की परीक्षा है। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो, इसके लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि ये परीक्षा 2 सत्र में आयोजित हो रही है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि परीक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा के 13 जिलों में परीक्षा आयोजित हो रही है। परीक्षा के लिए 535 केंद्र बनाए गए हैं। पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर में व्यवस्था की गई है। सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार और कैथल में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही पानीपत, रेवाड़ी और सिरसा में भी परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। 1,48,262 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। एचसीएस की परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली शिफ्ट होगी। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक दूसरा सत्र होगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिस नाके लगाए गए हैं। फोटोस्टेट की दुकानें भी शाम 6 बजे तक बंद रहेंगी। कोचिंग सेंटर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। हरियाणा के 13 जिले ऐसे हैं जहां पर 500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और ये गाइडलाइंस जो हैं इनको पूरी तरह से फॉलो करना होगा परीक्षार्थियों को। आपको बता दें कि नकल को लेकर पहले ही पेपर लीक कांड में बहुत बवाल हो चुका है। इसी वजह से इस बार सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा कड़े देखने को मिल रहे हैं। एचसीएससी की परीक्षा है और इस परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वक्त मैं सिरसा के एक सेंटर के परीक्षा केंद्र के बाहर हूं और आपकी तस्वीरें आगे दिखा दूं कि तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। जांच की जा रही है। जो लोग परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं उनकी गहनता से जांच की जा रही है। इसके अलावा अगर सिरसा की बात की जाए तो 32 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर 7680 परीक्षार्थी हैं जो इस परीक्षा में भाग लेंगे। उसके अलावा 19 ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है। आप देख रहे हैं ये नेशनल कॉलेज का इलाका है, बस स्टैंड के पास पड़ता है और यहाँ पर आसपास जितनी भी दुकानें ठेले जो लगते हैं वो बंद किए हुए हैं। उसके अलावा पहले मैं आपको दुकानों की तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर आसपास लगती जितने भी दुकानें और ठेले हैं उनको बंद किया गया है। इसके अलावा रोड पर पुलिस की तैनाती है और यहाँ पर किसी को भी वाहन पार्क करने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल सख्ती इस बार बरती है और आप देख रहे हैं कि परीक्षा केंद्रों पर छात्र जो हैं वो जा रहे हैं। इसके अलावा 200 मीटर की परिधि में कोई भी फोटोस्टेट्स की दुकान हो या कोचिंग सेंटर हो उनको बंद करने की बात कही गई है। यहाँ पर आसपास तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अब फिलहाल जो परीक्षार्थी हैं वो अंदर जा रहे हैं सेंटर में, और जितने भी पुलिसकर्मी हैं देखिए गहनता से जांच की जा रही है। एक एक डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है जो बैग लेकर आए हैं। उसके अलावा मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ ना हो। बिल्कुल पूरी इस तरह की तैयारियां हर सेंटर पर हैं। एक एक सेंटर पर इस तरह से पुलिस की तैनाती की गई है। इसके अलावा अगर परीक्षा की बात की जाए तो 2 सत्रों में परीक्षा होगी। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे और उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो देखिए एक एक चीज़ की जाँच की जा रही है और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा कराने का मकसद प्रशासन का, और प्रशासन का कहना है कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, पर शांतिपूर्ण तरीके से जो है परीक्षा हो। तो फिलहाल सभी केंद्रों में इसी तरह की तैयारियां हैं। पुलिस भी अलर्ट है। उसके अलावा जो अंदर कर्मचारी जाएंगे उनको फ़ोन अलाउड नहीं होगा। उसके अलावा उनके आइडेंटिटी कार्ड भी चेक होंगे। तो बिल्कुल इस बार पूरी सख्ती की गई है और सिरसा की तैयारियां हमने आपको दिखाई हैं कि किस तरह से सिरसा में इंतजामात प्रशासन की तरफ से किए गए हैं।
कुरुक्षेत्र में एचसीएस की परीक्षा को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है। इस समय हम कुरुक्षेत्र के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हैं, जहां की एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है। मेरे पीछे देखा जा सकता है कि किस तरह से जो है व्यवस्था की गई है, किस तरह से जो है गेट पर जो है कड़ी सुरक्षा है। इसके अलावा पुलिस का जो है पूरा इंतजाम है। कुरुक्षेत्र में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 12,106 परीक्षार्थी जो है परीक्षा देंगे, जिसके लिए जो है तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। उड़न दस्ते की व्यवस्था भी की गई है नकल को रोकने के लिए। तो प्रशासन जो है हाई अलर्ट पर है। फोटोस्टेट की जो दुकानें हैं वो भी बंद कराई गई हैं। इसके अलावा जो कोचिंग सेंटर हैं वो भी बंद कराए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि पूरी कड़ी सुरक्षा में जो है ये परीक्षा कराई जाएगी। पिछले काफी महीने से किसान तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। किसान नेताओं का दावा है कि बेहद शांति के साथ ये आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने 3 युवकों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये आरोपी, क्या ये युवक किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। दिल्ली की सीमाओं पर किसान 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार बातचीत कर समस्या का समाधान करने की बात कही जा रही है, लेकिन किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। तो वहीं टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल 3 युवकों को अवैध हथियारों के साथ काबू किया गया। आशंका जताई जा रही है कि ये तीनों किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हाथे चढ़ गए। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 देसी पिस्तौल बरामद किए। बता दें कि ये तीनों सिरसा जिले के रहने वाले हैं। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पिछले काफ़ी समय से आपराधिक घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं, तो एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार हमने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 2 को हमने 8 तारीख को गिरफ्तार किया था, उनसे अवैध असला बरामद हुआ है और उनकी निशानदेही पर तीसरे व्यक्ति को कल गिरफ्तार किया है, जिससे भी एक वेपन हमने बरामद किया है। ये तीनों ही व्यक्ति किसान आंदोलन में, यहाँ 2 किसान आंदोलन में आए हुए थे और जो तीसरा है वो भी यहाँ इनके साथ आता रहता है। तो ये तीनों ही हमने गिरफ्तार करके इनसे बरामदगी की है। वहीं सीआईए 2 इंचार्ज इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि बहादुरगढ़ में पिछले दिनों काफी सारी आपराधिक वारदातें हुई। इन्हीं वारदातों के चलते बहादुरगढ़ में सख्ती बढ़ाई गई है और संदिग्ध लोगों और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। ऐसे में चेकिंग के दौरान उन्होंने 3 युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन में शामिल थे। आरोपियों पर इससे पहले अवैध हथियार रखने, दुष्कर्म, लूट और कोर्ट में पेश न होने पर भगौड़ा होने जैसे मामले दर्ज किए गए। इनमें से 2 पे पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनके ट्रायल कोर्ट में भी चल रही है। ये तीनों ही सिरसा से बिलोंग करते हैं। किसी गैंग वगैरह से तो नहीं, गैंग वगैरह से भी नहीं है, बाकी अभी पूछताछ चल रही है इनसे। इस प्रकार के और भी हो सकते हैं किसान आंदोलन? हाँ, उसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं, तो आगे भी कोशिश करें। इससे पहले भी आंदोलन स्थल पर कई बार इस तरह की गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में किसानों के सामने, किसान नेताओं के सामने और खास तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा के सामने ये चुनौती जरूर है कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी कराएं, प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि ऐसे लोग आंदोलन को भी धूमिल कर सकते हैं। करनाल में बदमाशों के बुलंद हौसलों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ बदमाशों ने एक बुजुर्ग को पहले तो बंधक बनाया और उसके बाद बुजुर्ग के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। प्रदेश में इन दिनों क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं। इन दिनों बदमाश बेखौफ होकर किसी भी वारदात को अंजाम देने में बिल्कुल भी नहीं चूक रहे। ताजा मामला करनाल से सामने आया, जहां सेक्टर 9 में दीवार फांदकर 5 लुटेरे हाथ में चाकू लिए घर में एंट्री करते हैं और घर में मौजूद बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाने के बाद उन पर हमला बोल देते हैं। वो आते ही 3 ने मुझे पकड़ लिया। जब ये मैं दरवाजा आवाज़ सुनी ना, वो आवाज़ आई है, मैं उठ के बैठा ही था। 3 आदमी आके एकदम मुझे घेरना मारना शुरू कर दिया। आधा घंटा मैं उनके साथ स्ट्रगल करता रहा, तो लेकर फिर वो मुझे चाबी मांग रहे थे। पहले तो मेरे पैसे जो उधर थे ले लिए, फिर कहते जी उधर के अलमारी की चाबी दो। मैं मुझे नहीं पता कहाँ है। जब उन्होंने चाकू मेरे गर्दन पे रख लिया और कहते आंटी को मार देंगे, तो फिर मुझे बताना पड़ा। फिर चाबी भी उन्होंने सारी पहले नीचे गिरा रखी थी, फिर वो चाबी दी। वो फिर जो पैसे पड़े थे 40-50 हज़ार रुपया, वो ले गए निकाल के। वो ना आए, लाइट नहीं ऑन करी, एक आया, मैंने समझी भी सोनी साहब आए है। मैं कहा तुसी लाइट नहीं ऑन की, नेरे च लगे हुए हो, की लैन आए हो? कोई नहीं बोलिया। फिर मैं बैल स्विच रखा है अपने कोल, वो मैं ऑन किया,
देखा तो बंदा ही होर। मैं क्या कौन? चोर चोर चोर। कहता जे बोल लिया ना जान तो मार दूं, चुप हो जाओ। फिर दूजा आया, फिर तीजा आ गया, चौथा आ गया, पंजवा आ गया। फिर उन्होंने मेरे मुंह ते 3 वारी सराहना रखिया, 3 वारी मारन की कोशिश की। मैं उन्हां नाल जदोजहद की, वो तो मैं बच गई। लुटेरे कैश और ज्वेलरी लेकर बड़ी ही आसानी से फरार हो गए। बुजुर्ग दंपति ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज उनके हाथ में है। ये जी हमारे को 2:15 बजे के आसपास रात को सूचना मिली है कि मकान नंबर 1702 सेक्टर 9 में कुछ चोर घुसे हुए हैं। तो सूचना मिलते ही तुरंत बिल्कुल उसी टाइम हम मौके पे आ गए थे। सायरन वगैरह बजाए तो आसपास के सायरन बजाते हुए आए ना, तो आस पड़ोस के आदमी तब तक आ गए थे। दीवार फांद कर अंदर जाके देखा तो बुजुर्ग दंपति हैं, 2 अंकल और आंटी जी। एज काफ़ी है इनकी, 80+ ही है अंकल जी की। तो अंदर जाके देखा तो ये कमरे में थे। इनको बाहर निकाल के पूछताछ करने की कोशिश करी, बट ये बहुत सहमे हुए थे। इनको उसी टाइम गाड़ी का इंतजाम करके हॉस्पिटल में पहुंचवाया गया जी, और FSL टीम को मौके पे बुलाया गया। इनकी स्टेटमेंट वगैरह हॉस्पिटल में लिख ली गई है। क्राइम से जुड़ा एक और सीसीटीवी हिसार से सामने आया, जहां पर एक शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया गया। मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसका सीसीटीवी सामने आया है। वहीं करनाल में हो रही लूट की घटनाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये लुटेरे पुलिस के लिए एक चुनौती बन बैठे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस इन लुटेरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। लगातार हो रही बारिश के कारण हरियाणा के कई जिलों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कहीं घरों में पानी घुसा तो कहीं सब्जी मंडी पानी से लबालब भरी नजर आई। ये तस्वीरें राजधानी से लगते बहादुरगढ़ की है, जहां लगातार हो रही तेज बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो दूसरी ओर बरसात आफत बनकर भी आई है। बरसात के चलते शहर की कई गलियों में पानी भर गया। इतना ही नहीं, शहर के झज्जर रोड पर बनी सब्जी मंडी में पानी भर गया, जिसके चलते वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी। शहर में चारों तरफ भरे पानी से प्रशासन के जल निकासी के दावों की पोल खुल गई। दरअसल प्रशासन ने बरसात के मौसम से पहले सीवरेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की केवल खानापूर्ति की थी, और यही कारण है कि शहर में जहां देखो बरसात का पानी भरा नजर आ रहा है। मंडी में जो पानी अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखो ऊपर वाला कितनी देर बरसता है, अब कितने गोड्डे से पानी जाता है, गोड्डे से ऊपर जाता है। अभी ये कहना मुश्किल है। बाकी परमानेंट सोल्यूशन तो सरकार को करना चाहिए। अधिकारियों के पास जाते हो हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं हम वैसा नहीं है, बजट नहीं है। दिक्कत यहाँ आ रही है, ये पानी कम से कम भी अभी तो 5-6 दिन लग जाएंगे निकलने में। अगर वो भी तब जब मंडी वाले कोशिश करेंगे, प्रशासन के भरोसे रहेंगे, 1 महीना भी लग सकता है। दर्दनाक आप पे आगे दिखाई दे रहे जो विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, जिसका कहीं पे भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। हताश हो चुके हैं उसमें। अब यह हम हर बार अपने पैसे से पानी कटवा रहे हैं। इसका बाहर से जाके अपने ट्यूबवेल सेट, जनरेटर सेट लगा, गवर्नमेंट की तरफ से खाली एक वो मोटर रहती है, उसमें कभी अब आप देख सकते हो ऊपर कहीं पे भी लाइट चल रही होगी। ऊपर से हमें एक बहाना मिलता है कि लाइट नहीं है। तेल अपनी तरफ से डलवाते हैं, जो SDM साहब ने जनरेटर टेकवाया था वो खाली एक डमी है, उसमें तेल अपनी तरफ से डलवाते हैं, तब जाके थोड़ा बहुत निकले। इतना पानी अब मैं पता इसमें हम ये 3-4 साइड से आता है, तीनों साइड से, अब आज चौथी साइड से भी आ गया है। पहले 3 साइड से था। जब हम इसके निवारण के लिए SDM साहब के पास में गए थे और हमने ऊपर भी कागजी कार्रवाई के लिए लिखा था, तब जाके हमने चौथी लाइन से भी समाधान की बजाय हमारा उल्टा और नुकसान हो गया। आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि देर रात आई बरसात से सोनीपत में क्या हाल हो गया है। ये तस्वीरें सोनीपत के मुख्य अंडरपास शनि मंदिर के पास की है, जो शहर को आपस में जोड़ता है। यहाँ 12 फीट तक पानी भर गया। ये अंडरपास ना रहकर स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। इसके बाद लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। इतना ही नहीं, बरसात ने दुकानदारों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। दुकानों में भरे पानी के चलते दुकानदारों को भारी नुकसान पहुंचा। देखो हमारे सिटी के हालात देख लो सर, आप जरा सी बारिश आती है आधे घंटे में ये हालात हो जाते हैं, और हम यहाँ के हम दुकानदार कहाँ जाए हमें ये बताओ। ये हर बार यही हालात है। ये आपके आगे हैं सर, सीवर व्यवस्था अच्छी कर दिया तो कहाँ है बताइए। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, आपके आगे हालात ये बोल रहे हैं। हम दुकानों में पानी घुस गया। ये देखिए सर, दुकानों में पानी जा रहा है। दुकानों में पानी भर गया भाई साहब, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
कमेटी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है। हर बार नाले ब्लॉक हो जाए हैं, सीवर ब्लॉक हो जाए हैं। आप पूरा हाल देख सको, हर एक दुकानदार को इतना नुकसान हो रहा है। प्रशासन तो कहता है कि हमने सीवरेज व्यवस्था बारिश से पहले पानी उतरने के बाद आवे है। हर बार पानी उतरने के बाद आकर देख जाए सीवर सही है, खुल के चाल के, उससे पहले कोई नहीं आ रहा। आप हाल देख सको। साथ ही रोहतक से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। रोहतक में 2 दिन से हो रही बरसात से लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। बरसात और बरसात के बाद हुए जलभराव की स्थिति प्रशासन के तमाम दावों को खोखला साबित करती गई। तेज बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के दावे भी लगातार फेल होते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस समस्या का कोई उचित समाधान होता नजर नहीं आ रहा। फतेहाबाद के भूना में जमकर बादल बरसे। भारी बारिश के चलते किसानों की फसलें जलमग्न हो गई, जिसके बाद किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फतेहाबाद के भूना इलाके में लगातार जारी बरसात एक बार भी थम गई है, मगर शहर से निकला बरसात का पानी अब किसानों के लिए आफत बन गया है। बरसात की वजह से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं किसानों के लिए ये बरसात बड़ी परेशानी बनी है। तेज बरसात के बाद सबसे ज्यादा परेशान किसान दिखे। सड़कें तो सूखी नजर आई, लेकिन खेतों में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। कई किसानों की फसलें खराब हो चुकी है, तो वहीं खेतों में पानी इतना भरा हुआ है कि खेतों का पानी सूखने में कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं जानता। 1.5 फुट के लगभग आई बरसात में होते हैं जी, और मैंने ये ठेके पे लिया हुआ था, सभी 8-10 किले सभी का सभी खराब हो गया लगाया, और नरमा बरसात में नष्ट हो गया। तो सरकार को भी कुछ, जैसे हम सरकार के बारे में सोच रहे हैं, वैसे सरकार को भी हमारे बारे में कुछ सोचना चाहिए। वहीं किसानों का कहना है कि हर साल बरसात के चलते उन्हें इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होती। मेहनत कर फसल तैयार करने वाले किसानों की फसल पर पानी फिर गया है, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। देखिए जो हम यहाँ किसानों के पास ये देखिए पूरा मतलब जो इसके अंदर घुस जाता है। इसमें ये जो फसल है धान की, यही फसल इस साइड है, लेकिन आपको यहाँ कुछ भी तरीके कहीं भी नजर नहीं आ रहा। कोई भी जो है एक भी पेड़ फसल का नजर नहीं आ रहा। जोड़ से भी ज्यादा डूबा बना हुआ है। देखिए किस प्रकार से नीचे कितना पानी भरा हुआ है इसके अंदर। तो हम प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि इन किसानों को इसके गिरदावरी की जाए और इसका जो उचित मुआवजा जो बनता है वो प्रशासन सरकार किसानों को देने का काम करे, ताकि किसान उभर सके। भारी बारिश के बाद जलभराव की कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन किसानों की समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ। अब देखना ये होगा कि किसानों की समस्या पर प्रशासन कब तक क्या कार्रवाई करता है। गुजरात में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। जी हां, विजय रूपाणी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का आभार प्रकट किया। गुजरात में लंबे वक्त से विजय रूपाणी को सीएम पद से हटाए जाने की चर्चाएं चल रही थी। माना ये जा रहा है कि बीजेपी के विजय प्लान में विजय रूपाणी फिट नहीं बैठ रहे थे। उन पर लगातार बेहतर परफॉर्मेंस का दबाव बन रहा था, और ऐसे में बीजेपी को भी अब ये लगा कि अगले साल होने वाले चुनाव में अगर जीत हासिल करनी है तो नेतृत्व परिवर्तन करना ही होगा, जिसके चलते अब गुजरात में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ और सीएम विजय रूपाणी की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। फिलहाल अब विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अब गुजरात का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। कई नेताओं के नाम सीएम पद की रेस में आगे चल रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन नामों पर। मनसुख मांडविया, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में हुए विस्तार के बाद इन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का नाम भी सीएम पद की रेस में आगे चल रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला, ये प्रभावशाली पटेल समुदाय से आते हैं। केंद्र में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के तौर पर इन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है। तीसरा नाम है नितिन पटेल। 65 साल के डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी सीएम पद की रेस में आगे हैं। पहले भी सीएम पद की रेस में ये रह चुके हैं, लेकिन उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। चौथा और अगला नाम है सीआर पाटिल का।
ये गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्हें गुजरात की राजनीति में एक बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। कुल मिलाकर उत्तराखंड और कर्नाटक की तर्ज पर गुजरात में भी बीजेपी ने सीएम पद का चेहरा बदलने का फैसला किया है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पार्टी अब किसे ये बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी होने के, विधानसभा चुनाव के लिहाज से नए सीएम के सामने बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर बात करें और साथ ही आईसीएमआर की बात करें तो राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। डेथ सर्टिफिकेट जो कोरोना से मरने वाले लोग हैं उनको लेकर ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं और ये कहा गया है कि डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना से हुई मौत लिखा जाना जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप हर किसी ने देखा। ऐसा भयावह मंजर शायद ही पहले कभी देखा गया था। हर तरफ मातम पसरा हुआ था। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े थे। ऑक्सीजन की मारामारी थी। न जाने कितने लोग कोरोना की वजह से काल के काल में समा गए। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अब भले ही कम जरूर हो गया है, लेकिन जिस परिवार ने अपने अहम सदस्य को खोया हो उसका दर्द कम नहीं हुआ। इन परिवारों ने मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर किसी मौत का कोरोना से होना किस बात पर क्लियर किया जाए। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से हुई मौतों को लेकर दिशा निर्देश दिए। केंद्र को आदेश दिए गए। इसके बाद इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने राज्य सरकारों को ये निर्देश जारी किए। अब कोरोना से मौत पर डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना से मौत लिखना जरूरी होगा। परिवार भी इस नए डेथ सर्टिफिकेट की मांग कर सकता है जिनके सदस्यों की पहले ही मौत हो गई हो या फिर पहले ही डेथ सर्टिफिकेट बन गया हो। परिवार की इस मांग पर विचार करने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी और कमेटी आवेदन मिलने के 30 दिन के अंदर उस आवेदन पर फैसला लेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कमेटी है वो बनेगी कैसे और उसका स्वरूप कैसा होगा। तो हर जिले में वरिष्ठ प्रशासनिक और चिकित्सा अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी की मंजूरी से ही कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होंगे। पुराने डेथ सर्टिफिकेट या मौजूदा डेथ सर्टिफिकेट पर अगर परिवार को कोई आपत्ति होगी तो वो जिला अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं और ये आवेदन कमेटी के पास ही भेजा जाएगा जिस पर कमेटी फैसला लेगी। केंद्र की तरफ से राज्यों को जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनकी अगर बात करें तो उसमें कहा गया है कि अगर आरटीपीसीआर या मॉलिक्यूलर टेस्ट या अस्पताल में हुई किसी जांच में मरीज को कोरोना की पुष्टि हुई हो तो उसकी मौत पर डेथ सर्टिफिकेट को लेकर कोरोना से मौत लिखना जरूरी होगा। घर या अस्पताल दोनों जगह हुई मौत के लिए ये डेथ सर्टिफिकेट जारी होंगे। हालांकि जहर खाने के चलते हुई मौत, आत्महत्या या दुर्घटना में हुई मौत के मामले में भले ही मृतक कोरोना पॉजिटिव रहा हो, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह कोरोना नहीं लिखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है। जिन लोगों की कोरोना के चलते मृत्यु हो चुकी है उनका परिवार भी इस नए डेथ सर्टिफिकेट की मांग कर सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार और आईसीएमआर की इन गाइडलाइंस के जरिए एक फौरी और थोड़ी राहत के तौर पर पीड़ितों के लिए देखा जा सकता है। इसके लिए बकायदा एक जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। हर जिले में ये कमेटी होगी और साथ ही आपको बता दें कि डेथ सर्टिफिकेट जो होंगे वो ये कमेटी ही जारी करेगी और अगर किसी तरह की कोई आपत्ति होगी या नया डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो उसके लिए भी कोई भी परिवार आवेदन कर सकता है और उस पर 30 दिन के अंदर अंदर इस कमेटी को अपना फैसला लेना होगा।